बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ। सुरम्य और सुंदर पहाड़ियों से घिरा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक स्थल है जहां नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इसे विष्णु धाम भी कहा जाता है। यह धाम हिमालय के सबसे पुराने तीर्थों में से एक है। मंदिर के मुख्य द्वार को सुंदर चित्रकारी से सजाया गया है। मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार है। बद्रीनाथ मंदिर में 4 भुजाओं वाली काली पत्थर की बहुत छोटी मूर्तियां हैं। यहां भगवान श्री विष्णु पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। बद्रीनाथ धाम से संबंधित मान्यता के अनुसार इस धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी। यही कारण है कि इस धाम का महात्म्य सभी प्रमुख शास्त्रों में पाया गया है। इस धाम में स्थापित श्री विष्णु की मूर्ति में मस्तक पर हीरा लगा है। मूर्ति को सोने से जड़े मुकुट से सजाया गया है। यहाँ की मुख्य मूर्ति के पास अनेक मूर्तियां हैं, जिनमें नारायण, उद्धव जी, कुबेर और नारद जी की मूर्ति प्रमुख है। मंदिर के निकट ही एक कुंड है जिसका जल सदैव गर्म रहता है। धार्मिक महत्व के बद्रीनाथ में अब राजनीतिक पारा गर्मा गया है, क्योंकि इस सीट पर भी 7 राज्यों की 12 अन्य सीटों के साथ उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ सीट उत्तराखंड की ऐसी सीट है जहां कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने का मुकाबला है और बद्रीनाथ सीट की जनता हर 5 साल में यह सीट बदलकर दूसरी पार्टी को दे देती है। यानी यहां एक बार कांग्रेस का तो एक बार भाजपा का विधायक रहता है। ऐसा अब तक होता आया है। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर अनसुईया प्रसाद मैखुरी ने भाजपा के केदार सिंह फोनिया को हराकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। 2002 में इस सीट पर कुल मतदाता की संख्या 59,656 थी, जिसमें से 53.77% वोटिंग हुई। कुल 32,016 वोट। इनमें से कांग्रेस को 11,145 वोट मिले और भाजपा को 10,154 वोट मिले और इस तरह कांग्रेस ने यह सीट 991 वोटों से जीती। 2007 में यह सीट भाजपा ने 3,865 वोटों से जीत ली। इस बार कांग्रेस के डॉक्टर अनसुईया प्रसाद मैखुरी को 12,742 वोट मिले और भाजपा के केदार सिंह फोनिया को 16,607 वोट। 2007 में इस सीट पर कुल मतदाता की संख्या बढ़कर 63,384 हो गई, जिसमें से 62.76% वोटिंग हुई। कुल 39,663 लोगों ने वोट डाले थे। 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी ने यह सीट 10,201 वोटों से जीतकर वापस कांग्रेस की झोली में डाल दी। 2012 में भी इस सीट पर मतदाता और मतदान प्रतिशत दोनों बढ़ा। इस बार कुल पंजीकृत मतदाता 85,758 हो गए और मतदान प्रतिशत भी बढ़कर 64.42% हो गए। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी को 21,492 वोट मिले और भाजपा के प्रेम बल्लभ भट्ट को 11,291 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2017 में भाजपा के महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी को 5,634 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस बार मतदाता तो बढ़े पर मत प्रतिशत कुछ कम रहा। इस बार कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,01,740 हो गई और मत प्रतिशत 62.84% हो गया। यानी कुल 63,933 मतदाताओं ने वोट डाला। भाजपा के महेंद्र भट्ट को 29,676 वोट मिले और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी को 24,042 वोट मिले। 2022 में बद्रीनाथ सीट ने अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर सीट बदलकर कांग्रेस के खाते में डाल दी। इस बार कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने भाजपा के महेंद्र भट्ट को 2,066 वोटों के मंत्र से हरा दिया। राजेंद्र सिंह भंडारी को जहां 32,661 वोट मिले, वहीं भाजपा के महेंद्र भट्ट को 30,595 वोट मिले। अब राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और उनके विधायक पद को छोड़ने की वजह से 16 मार्च को यह सीट खाली हो गई। अब दोनों ही दल पूरी तरह से और पूरी ताकत से इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो इस सीट पर भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। अगर सीट का मिजाज देखें कि हर बार बद्रीनाथ की सीट पार्टी बदल देती है, तो इस बार नंबर भाजपा का ही।
हालांकि ये उपचुनाव है, पर फिर भी भाजपा का पलड़ा भारी ही है। दूसरा, ज्यादातर उम्मीद यही है कि भाजपा इस सीट पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस सीट पर राजेंद्र सिंह भंडारी का व्यक्तिगत प्रभाव भी काफी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर प्रत्याशी का चयन भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। तीसरा, जिस पार्टी की राज्य में सरकार हो तो उसे एज रहता ही है, और भाजपा को चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव जीत के बाद इस सीट पर भी जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त तो हासिल आई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को अधिक मत पड़े। भाजपा को ईवीएम पर 31,845 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को 23,600 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस को 8,000 से अधिक मतों से पिछड़ना पड़ा। भाजपा को कांग्रेस की तुलना में पोस्टल बैलेट भी अधिक मिले। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी के गांव और आसपास के बूथों पर मतों के मामले में कांग्रेस बढ़त में रही है। आपदा प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र के कई बूथों पर कांग्रेस को भाजपा से अधिक मत प्राप्त हुए। कांग्रेस जोशीमठ को चुनाव में मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर करेगा। इन सब के अलावा टिहरी संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर उत्तराखंड की राजनीति में नया चेहरा बनकर उभरे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी पूर्व में ये कह चुके हैं कि बद्रीनाथ उपचुनाव में भी बेरोजगार संघ का कोई प्रत्याशी चुनाव में उतरेगा जो वहां का स्थानीय होगा। एटीवी भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा, आने वाले चुनाव में वे भी अपना कैंडिडेट खड़े करेंगे। इसके लिए 2 से 3 नामों पर चर्चा की जा रही है। नाम फाइनल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बॉबी पवार ने कहा, जो भी बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव उनके संघ से लड़ेगा वो जनता के मुद्दे, स्थानीय हक हकूकदारियों के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ेगा। साथ में चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट भी स्थानीय ही होगा। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा, प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा विधायक पैसे देकर मंत्री पद पाने की होड़ में लगे हुए हैं। पार्टी में दल बदल के लिए करोड़ों रुपए लिए और दिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक दलों पर जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, ये लड़ाई इस प्रदेश को बचाने की है, अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड प्रदेश जिस राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उस राजनीतिक संकट से उभारने के लिए कहीं ना कहीं हमें हर चुनाव में प्रतिभाग करना पड़ेगा। और बद्रीनाथ के लिए, स्थानीय मुद्दों पर बद्रीनाथ के लिए संघर्ष करने वाले कुछ योद्धा हमारे नज़रों में हैं। उनकी हमने प्रोफाइल मंगवाई है, उनसे संपर्क चल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन लोगों को आगे करके बद्रीनाथ चुनाव में चेहरा बनाकर उन्हें प्रत्याशी घोषित करेंगे। और इस देवभूमि के इस राजनीतिक संकट से उभारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वो चुनाव, उपचुनाव हो या कोई निकाय चुनाव हो, सब में प्रतिभाग करके अपने लोगों को, अच्छे लोगों को इस कड़ी में आगे लाने का हम काम करेंगे। हालांकि ये रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले की है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब बॉबी पवार तीसरे नंबर पर रहे हैं, उसके बाद उनका क्या रुख होता है ये देखना होगा। हालांकि उत्तराखंड में बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेकर आया। अपने 1.5 लाख वोटों के साथ बॉबी पवार उत्तराखंड में एक चेहरा बनकर उभरे जरूर हैं। अब इस सीट पर उनकी उपस्थिति उनके राजनीतिक भविष्य का रुख भी तय करेगी। भाजपा कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई क्या इस बार त्रिकोणीय हो सकती है, या फिर बॉबी पवार का बेरोजगार संघ कांग्रेस को बाहर रहकर सपोर्ट करता है, ये देखना होगा। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।